प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के मध्य जीन जैक्स रूसो पर चर्चा करेंगे। रूसो का जो जीवन परिचय है उसको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि रूसो ऐसा व्यक्तिगत रूप में विचारक दिखाई देता है जिसका व्यक्तित्व, उसका जीवन, उसका परिचय, उसकी परिस्थिति, उसके कार्य, उसकी योजनाएं, उसका भ्रमण और उसका एक चिंतन अपने आप में एक उलझा हुआ और एक बिना गढ़ा हुआ व्यक्तित्व है जो अपने आप विकास की ओर चला जाता है। रूसो का जन्म जो है 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में के जेनेवा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम आइजक रूसो था, जो धार्मिक व्यक्ति और अत्याचारों से दुखी होकर के रूसो के पिता जेनेवा छोड़कर चले जाते हैं। माता के प्रसव काल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है और रूसो का जन्म होता है। इसलिए बिना माता के रूसो केवल पिता के छत्र छाया में रहते हैं और पिता द्वारा भी जेनेवा छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिता का साया भी एक रूसो के छत्र सिर से उठ जाता है। उनके स्थान पर जब पिता चले जाते हैं तो उनके चाचा उनका जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, और जीवन यापन और भरण पोषण के आधार पर रूसो का जीवन आरंभ होता है। उसके पिता जो थे वो पड़ोस में मारपीट का एक मुकदमा हो जाता है, उससे वो डर जाते हैं। डर कर जेनेवा छोड़कर फिर वो इटली भी चले जाते हैं। इस प्रकार चाचा पे बाहर आने के बाद चाचा 2 वर्ष तक उन्हें एक विद्यालय में शिक्षा में संस्थान में डालते हैं और वो 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं और 2 वर्ष में ही शिक्षा से ऊब जाते हैं और ऊबने के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान को छोड़ देते हैं। उनके पिता अनुत्तरदायी, चरित्रहीन और अस्थिर स्वभाव के व्यक्ति थे, परिस्थितियों के दास थे। पुत्रों का परिस्थितियों के दास थे। ऐसी स्थिति में रूसो पर पिता का जो प्रभाव अगर कहीं देखा जा सकता है तो वो चरित्रहीनता का प्रभाव कहीं परिलक्षित होता है। पुत्र को प्रशिक्षित करने के स्थान पर, शिक्षित करने के स्थान पर, चारित्रिक सुदृढ़ता के स्थान पर पिता अपने पुत्र से रात्रि में वासनापूर्ण कामोत्तेजक पुस्तकें पढ़वा कर सुना करते थे। कोमल भावनाओं का जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम उसका शिक्षा में मन नहीं लगता है और 2 वर्ष में ही वह विद्यालय छोड़ देते हैं। चाचा फिर दुखी होते हैं और कुछ समय पश्चात उन्हें कानून के ऑफिस में किरानी की नौकरी दिलवा दी जाती है। किरानी की नौकरी के पश्चात भी अब उनका अस्थिर दिमाग, कर्मण्यवादी नहीं होना, अनुशासनहीनता और असमय ऑफिस में आना जाना, इस प्रकार की गतिविधियां ऑफिस में नहीं चलती है और परिणाम स्वरूप ऑफिस की नौकरी भी उनकी छूट जाती है। इसके पश्चात रूसो नक्काशीकर्ता के यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में, एक दीक्षार्थी के रूप में 3 वर्ष तक रहते हैं और नक्काशी का काम सीखते हैं। परंतु ये नक्काशी सिखाने वाले जो थे वो निर्दयी थे। वो उनको ये पता नहीं था कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए, किस प्रकार से उसके प्रति व्यवहार किया जाए, वो ध्यान नहीं था। वो निर्दयी व्यक्ति थे। उन्हें उसकी निर्दयता के परिणाम स्वरूप रूसो ने वहाँ झूठ बोलना सीख लिया, चोरी करना सीख लिया और ये रूसो का फर्स्ट फेज जो है उसके व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर प्रभावित करता है, जिसकी अगर हम कहीं विशेषताएं ढूंढना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रथम फेज में रूसो का जो व्यक्तित्व है वो चारित्रिक रूप से नैतिकता विहीन रहा है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो रूसो की जो अंतरात्मा है वो शून्य है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो आवारागर्दी करने वाले स्वभाव का व्यक्ति है। रूसो का उद्देश्य ऐसा है, जब कष्ट पड़े जगहों को छोड़ो और भग जाओ और कष्ट से दूर रहो। इस प्रकार वो कष्ट साध्य व्यक्ति नहीं, मुसीबत में जूझने वाला नहीं, जगह छोड़कर भगने वाला पलायनवादी व्यक्ति है। बिना धन के,
बिना मित्रों के, किसी योजना के अभाव में, उद्देश्यहीनता के साथ, अशिक्षित और बिना योग्यता के 16 वर्ष की आयु तक उसका जीवन ऐसे इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत गुजर जाता है। जिस प्रकार सागर में व्यक्ति गोते लगाता है, उसी प्रकार वो इस संसार में गोते लगाता रहता है और रूसो का जीवन एक सामान्य अगढ़ जीवन दिखाई देता है। परंतु उसका इस जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता देखें तो एक विशेषता वो ये है कि वो वर्तमान में जीता है, भूतकाल का पश्चाताप नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता और चिंताओं से वो मुक्त रहता है। इसलिए वो चिंतनशील रहता है, मस्त रहता है, आनंदित रहता है, स्वतंत्र रहता है। जैसा मिल जाए वो खा लेता है, जहाँ उसको आसरा मिल जाए वहाँ सो लेता है और अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का जीवन जीता है। उस पर किसी बात का कोई अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव दिखाई नहीं देता। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ रूसो करता है। भीख मांगने का काम भी रूसो करता है, चोरी भी रूसो करता है, असत्य भाषण भी रूसो करता है, दूसरों से सहायता प्राप्त भी रूसो करता है। इवन देन अपना धर्म तक परिवर्तित कर देता है। अनुशासन विहीनता में उसका बालपन और बाल जीवन गुजर जाता है। अब हम रूसो के सेकंड फेज़ की बात करें कि रूसो का जो सेकंड फेज़ अगर उसके जीवन का देखें तो ये जो फेज़ है ये 1728 से 1742 तक का फेज़ है। प्रथम जीवन का फेज़ 1712 से 1728 तक रहता है और ये जो फेज़ है ये फेज़ सेकंड फेज़ उसका घुमक्कड़ जीवन का फेज़ बन जाता है। वो घूमता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता रहता है। फ्रांस के विभिन्न भागों में इधर उधर उसका जीवन भटकता रहता है। उसे अधिसंख्यक दयालु महिलाएं उस समय मिलती है जिनका उसे सहारा मिलता है, परंतु वो उनकी सहायता और सहारे को स्वीकार नहीं करता, उन्हें भी वो छोड़ जाता है। रूसो यह समझता है कि उसमें कोई प्रतिभा है, वो महान व्यक्ति है, जिसके चलते लोग उससे विनम्रता का व्यवहार करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। ये जो उसमें अहंकार है, जबकि हकीकत यह है कि रूसो की इस दयनीय स्थिति में महिलाएं दयालु होती है और उसका सहयोग करती है और उससे चाहती हैं वो कि उसका विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, इसलिए वो सहयोग करती हैं। वो इसलिए सहयोग नहीं करती कि वो बहुत बुद्धिमान है या वो बहुत जो है समझदार व्यक्ति है या बहुत ज़्यादा नैतिक व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं, पर उसे ऐसा लगता है उस अपनी आवारागर्दी के कारण अधिसंख्यक मित्रों को वो खो देता है, मित्रों की कृपालुता उससे छूट जाती है और पुराने मित्रों से लड़ना और नए मित्र बनाने की क्षमता उसमें कूट कूट कर भरी रहती है। इसीलिए जब एक और उसके मित्र छूट जाते हैं तो वो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे दूसरे मित्र मिल जाते हैं और मित्रता बनाने में वो बहुत ज़्यादा एक हम कहें कि योग्य व्यक्ति या प्रशिक्षित व्यक्ति दिखाई देता है। उसमें अहंकार, अभिमान, बुरा आचरण, अश्लील व्यवहार, झगड़ालू प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व विहीनता जैसे दुर्गुणों के कारण उसकी मित्रताएं बार बार छूटती है, बार बार उसका क्षेत्र से पलायन होता है और वो कहीं कोई स्थिर नहीं रह पाता और उसी का परिणाम होता है कि उसका ये जो जीवन है घुमक्कड़ जीवन है, अस्थिर जीवन है और भोग विलास और अय्यासी के जीवन की ओर विकसित होने वाला पड़ाव दिखाई देता है, जो हम तृतीय फेज में बात करते हैं। तृतीय फेज जो है रूसो का वो 1742 से 1749 तक हम अध्ययन की दृष्टि से हमने विभाजित किया है। वैसे कोई फेज नहीं है ये हमने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे बदलने का, इसे टुकड़ों में बांटने का कार्य किया है। ये जो फेज है, ये 7 वर्षों का जो फेज है, रूसो के भावी जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला फेज है। और इस फेज में अगर हम कहीं देखें तो रूसो संगीत की शिक्षा ग्रहण करता है, संगीत का एक नया आविष्कार करता है, पेरिस में वो एक प्रदर्शनी लगाता है। ये बात अलग है कि उसकी प्रदर्शनी सफल नहीं होती है, वो प्रभावशाली जो है प्रदर्शनी में प्रतिबिंबित नहीं होता है, उसका संगीत कोई एक बहुत बड़ा स्तर उसे नाम फेम नहीं कर पाता है, परंतु उस प्रदर्शनी का प्रभाव ये होता है कि प्रभावशाली लोगों से रूसो का परिचय हो जाता है और ये परिचय उसे अच्छा रहता है क्योंकि वेनिस के फ्रांसीसी दूतावास में उसे इसी परिचय के कारण नौकरी मिल जाती है।
1 वर्ष वे नौकरी करता है और नौकरी के साथ फिर वही चीज़, उसका जीवन जो है घमंडी है, वो उत्तरदायित्व विहीन व्यक्ति है, स्वेच्छाचारी व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, व्यभिचारी उसका स्वभाव है। तो दूतावास के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वो झगड़ लेता है और उस झगड़े के परिणाम स्वरूप उसे अपने पद से सस्पेंड कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे हटा भी दिया जाता है। परंतु एक और उसका ये व्यक्तित्व है झगड़ालू, तो दूसरी ओर उसका व्यक्तित्व है झेंपू, झेंपता है, वो डायरेक्ट बात करने से कतराता है, वो आलसी है, वो अनाड़ी है, वो भावुक है, अशिष्ट है। और इस अशिष्टता के साथ उसका सामाजिक जीवन जो है वो अस्थिर और कहीं कोई सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाता। उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो जीना भी असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति से उसे गुजरना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसकी हीनता और दीनता, एक और वो हीन है बुद्धि से, विद्या से, ज्ञान से, सहयोग से और लोगों की मित्रता से। तो हीनता और दीनता मतलब आर्थिक रूप से गरीब है वो, परंतु उसमें भावनाएं हैं, भावनाओं का पुंज है वो। उसी कारण उसका हृदय जो है विदग्ध हो जाता है और वो एक मन की बात भावनाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है। उसी समय उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है। 1745 में उसकी मुलाकात एक अनपढ़, बदसूरत, भोगविलासी, धोबिन महिला से होती है। उसने इसे अपना प्रेयसी बना लिया। धोबिन महिला अपना प्रेयसी मानती है रूसों को, और रूसों के साथ प्रेयसी का व्यवहार चलता है। और प्रेयसी के रहते उसे 5 पुत्र रूसों से होते हैं, परंतु रूसों क्या करता है, उन 5 का लालन पालन नहीं करता, बल्कि उन्हें अनाथाश्रम में गुमनाम से भेज देता है। और यह उसका जीवन इस प्रकार भटियारिन के जीवन की तरह आजीवन रूसों के साथ भटकता रहता है। तत्पश्चात वृद्धावस्था में 1770 में जाकर के वृद्धावस्था जब उस धोबिन की हो जाती है, तब वो रूसों से विवाह करती है। ये रूसों का जीवन है। इस जीवन में जो घटना मैं अभी बात कर रहा था कि एक ऐसी घटना घटती है कि जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है, वो घटना है कि सामाजिक, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से रूसों का जीवन पूर्णतः असफल जीवन कहलाता है। और इस असफल जीवन के बाद भी वो अथक परिश्रम करता है, प्रयास करता है, स्थान बदलता है, कार्य करता है और प्रयास करता है जिनमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा, समाज में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सका। और परिणाम स्वरूप वो क्या करता है, इस समाज को ही त्याग देता है और कहता है ये समाज अच्छा नहीं है, ये त्याज्य योग्य है, ये किसी के लिए समाज विकसित करने के लिए नहीं है। अब यहाँ हम उसके चौथे फेज़ की बात करेंगे, जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि ऐसा मोड़ आता है जीवन में जो उसे विकसित कर देता है, उसको एक विख्यात विचारक बना देता है, जो उसके जीवन में एक श्रेष्ठता का प्रतिबिंब लेकर आता है, एक ज्योति और एक दीपक बनकर आता है। इस जीवन के समय उसका जो परिणाम होता है, इस छोटा सा फेज है 6-7 साल का, 4th फेज जिसको हम कहें, इसमें रूसो क्या करता है, 1749 से 1762 का जो ये फेज है, इस फेज में जो घटना घटती है वो ये होती है, डिज़ाइन की अकादमी में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और इस निबंध प्रतियोगिता का जो विषय है, विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिक जीवन को भ्रष्ट किया या शुद्ध किया। अर्थात विज्ञान और कला के विकास ने व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाया है या निकृष्ट बनाया है या नष्ट किया है, इस विषय पर उसमें विवेचना के लिए एक निबंध लेखन का कार्य होता है। रूसो उसमें अपना निबंध लिखते हैं और निबंध लिखते समय रूसो कहते हैं, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिक जीवन को भ्रष्ट किया है, शुद्ध नहीं किया है। अपने जीवन के कटु अनुभव उत्प्रेरित होने से, उसकी भावनात्मक दृष्टि से उसने ये निबंध जो लिखा वो तथ्य की पुष्टि करता है कि जीवन तथा कला की प्रवृत्तियाँ नैतिकता के ह्रास की ओर बढ़ रही है और व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है।
यह सिद्ध करता है रूसो अपने इस लेख के माध्यम से। और वो कहता है मनुष्य स्वभाव से बहुत अच्छा व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, परंतु सामाजिक बंधन उसे जकड़ देते हैं और समाज की जो कृत्रिम संस्था है, समाज रूपी कृत्रिम संस्था, उसे भ्रष्ट कर देती है, उसे बुरा बना देती है। आदिम काल में मनुष्य सरल था, निष्पाप था, श्रेष्ठ था, शांतिपूर्ण था, आनंदमय जीवन बिताता था। वर्तमान समाज में समस्त बुराइयों का कारण अगर कोई है तो वो कहता है सभ्यता की उन्नति, ज्ञान विज्ञान का विकास तथा सभ्य समाज का ये कृत्रिम जीवन है जो व्यक्ति को भ्रष्ट करता है, व्यक्ति को पतित करता है, व्यक्ति को निर्माण के स्थान पर पतन की ओर ले जाता है। विवेक को एक पतित पशु की संज्ञा देता है। वो कहता है विवेक विकास नहीं करता, विवेक तो पतित करता है, विवेक चालाकी सिखाता है। ए थिंकिंग मैन इज ए डेवलप्ड एनिमल, ऐसा उसका सोचना है। विज्ञान को निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम कहता है कि विज्ञान सक्रियता नहीं लाता बल्कि निष्क्रियता लाता है, और इस निष्क्रियता का जो है वो उसकी जिज्ञासा पर परिणाम पड़ता है। दर्शन को बौद्धिक प्रदर्शन मानता है वो कि ये जो दर्शन है ये भूखे के लिए भोजन दर्शन है, ये दर्शन की जो बातें हैं, ये जो दार्शनिक विचार हैं, ये सभ्य जो है व्यक्ति के लिए, उसके लिए है जो संपन्न है और भद्र लोग हैं, प्रदर्शन मानता है वो। और वो कहता है कि जो सभ्य जीवन है उसकी जो सुविधाएं हैं वो बाह्य तड़क भड़क है, दिखाई देती है बाहर से, अंदर से व्यक्ति टूट चुका है, अंदर से व्यक्ति जो है पतनशील हो चुका है। बुद्धि उसकी भयानक होती जा रही है जो श्रद्धा को नष्ट करती है। ये जो बौद्धिकता है, ये जो उसके तर्क हैं, ये जो उसके जो है चालाकी है, ये जो उसका लालच है, ये व्यक्ति की श्रद्धा को नष्ट करता है। और ये जो सब चीज़ें हैं विज्ञान के विनाशकता की ओर बढ़ा रहा है। विज्ञान का कार्य व्यक्ति का निर्माण करना ही नहीं, उसके उन शस्त्रों का निर्माण विनाश की ओर ले जाता है। और वह ऐसा मानता है कि ये जो विकास है ये विकास नहीं हो रहा बल्कि ये विनाश की कगार पर ले जा रहा है। बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान पर वो आक्षेप लगाता है और वो कहता है उसके स्थान पर सद्भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ भावुकता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इन्हें वो पुनः प्रतिष्ठित करने की बात करता है और कहता है विवेक और नैतिकता की जो मान्यताएं हैं वो ध्वस्त होती जा रही हैं। और व्यक्ति का कहने के लिए हम बौद्धिक विकास कह रहे हैं, पर यह बौद्धिक विकास नहीं हो रहा बल्कि ये बौद्धिक पतन की ओर अग्रसर ले जा रहा है। और यही जो चीज़ है वो व्यक्ति के निर्माण का कार्य नहीं करती। इसलिए विज्ञान ने या विकास के तत्वों ने व्यक्ति का निर्माण नहीं किया बल्कि व्यक्ति का पतन करने की ओर अग्रसर किया है। कल हम रूसो की पुस्तकें, रूसो के सोशल कॉन्टैक्ट और रूसो के चिंतन पर चर्चा करेंगे। आज हमने इस वीडियो में रूसो के जीवन परिचय पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है। आशा है आप इससे कुछ ग्रहण कर पाएंगे और पुस्तकों से और अधिक विस्तृत ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। थैंक यू।